हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल रियांस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़े थे, ठीक है, और उसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिससे कि वीडियो शुरू करते और हमारी मनोबल को और बेहतरीन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यह मोटिवेशन कोड दिया जाता है, जिससे हम पूरी वीडियो में ऊर्जा पूर्ण रहें, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन कोड हम लोग का है, अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज का सामना हो सकता है। इसको इंग्लिश में भी हम लोग जान लेते हैं, If you keep your thinking positive, then everything can be faced। मतलब कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं। चलिए, तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन जो है उसको हम लोग उसके एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जल की क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह जो दिया है जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जल वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना या बर्फ का गलना, ये भी कैसा परिवर्तन है? ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बर्फ का पिघलना या गलना, ठीक है, या बर्फ का बनना, ठीक है, या जमना या वाष्पित होना, ये सारी चीजें कैसी हैं? भौतिक परिवर्तन में आती हैं, ठीक है। अब अगला दे रहा है जल में घुलना या विलयन बनना, ठीक है, विलयन, ठीक है, विलयन बनना, ठीक है। तो विलयन बनने का तात्पर्य यह है कि जब क्या होता है कि पानी के साथ नमक को घोल दीजिए, पानी के साथ चीनी को घोल दीजिए, यह एक प्रकार का क्या होता है, वह उसमें घुल जाता है, तो यह एक प्रकार का विलयन बन जाता है, ठीक है। तो इसके और भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे चीनी का, ठीक है, चीनी में, ठीक है, चीनी का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, चीनी का होगा, ठीक है, चीनी का, ठीक है, चीनी का पानी में घुलना, ठीक है, घुलना, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, नमक का, ठीक है, पानी में घुलना, ठीक है, घुलना। तो ये यहाँ पे, ठीक है, पानी में घुलना, ठीक है। तो ये सभी भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ये भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब यहाँ एलपीजी का दहन, जैसे
कोई भी दहन हो वो सब क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। जैसे एलपीजी का दहन, कोयला का वायु की उपस्थिति में जलना, ये भी कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों भौतिक परिवर्तन है, केवल एलपीजी का दहन जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये पॉइंट आया है भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण विशेषता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन का जो विशेषता है। ठीक है, विशेषता या गुण इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला इसका गुण क्या होगा कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। ठीक, यह एक अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। यह उत्क्रमणीय होता है। इसमें क्या होता है कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। यह इसकी कुछ खास विशेषता है। तो इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, यह एक अस्थायी होता है। अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या होती है, तीसरी बात कि यह उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है दोनों दिशाओं में ये क्रिया होती है। ठीक है, दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, दोनों दिशाओं में ये क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद से चौथी जो बात है, चौथी बात, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का सबसे मुख्य बात है, इसको याद रखिएगा। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, ठीक है, और आणविक संरचना क्या होता है, नहीं बदलता है। आणविक संरचना नहीं बदलता है। ठीक है, इसका ये चौथा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक संगठन और आणविक जो संरचना होती है भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और अगला जो पॉइंट है, इसमें क्या होता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ को क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ को, ठीक है, पुनः प्राप्त किया जा, ठीक है, सकता, ठीक है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक, तो यह भौतिक परिवर्तन में कुछ इसकी 5 विशेषताएं मैं लिख दिया, जो आपको समझ में आएगा कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यह उत्क्रमणीय होता है, जो दोनों दिशाओं में एक क्रिया होती है। चौथी जो बात है, रासायनिक संगठन, और रासायनिक जो संगठन होता है और आणविक संरचना, ये क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। अब पांचवा जो है वह, उसमें क्या होता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके उदाहरण को समझ लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का क्या होता है, काला हो जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दही से दूध का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। या दूध का स्कंदन होना, ये भी है। दूध का फटना, ये भी है। ये सभी जो है ये क्या है, और किसी चीज का दहन, किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, जैसे एलपीजी का दहन। ठीक है, कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें जैसे मोमबत्ती का जलना, ठीक है, लकड़ी व कागज का जलना, ठीक है, मैग्नीशियम तार का जलना, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आइए चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें रासायनिक, तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है वह क्या है कि लोहे में जंग लगना। इसमें से पूछा है कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना, अभी बताया हूं ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। ठीक है, ठीक है, कैसा परिवर्तन है ये, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए पदार्थ का चुंबकन, चुंबकन ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूछा क्या गया है आपसे, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये तीन के तीन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना, मोमबत्ती का पिघलना और पदार्थ का चुंबकन, ये तीनों के तीनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न, तो ये हम लोग का है अगला प्रश्न। अब इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इससे हम लोग पीछे जो अभी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। किसके, भौतिक परिवर्तन के। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के, ठीक है, परिवर्तन के एग्जाम्पल। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन का पहला एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, बल्ब का जलना या विद्युत बल्ब का जलना, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, कागज, पेपर को फाड़ना या काटना, ठीक है, कांच की गिलास का टूटना, ठीक है, या उद्रपातन होना, ठीक है, उसके बाद से वाष्पन होना। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो क्या होगा, मोमबत्ती का पिघलना। किसका, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, पिघलना,
पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना। दूसरा क्या होगा कि लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, या कागज, कागज, ठीक है, या पेपर, ठीक है, पेपर को फाड़ना, ठीक है, फाड़ना या काटना, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, देखिए, भाप का बनना, जल, भाप का बनना, जल का बनना, ठीक है, ठीक है, और इसमें लिखते हैं भाप बनना, ठीक है, भाप बनना, ठीक है, भाप बनना, ठीक है। उसके बाद से अगला जो है जल का बनना, जल बनना, जल बनना, बनना, ठीक है, और बर्फ बनना, ठीक है, बर्फ बनना, बनना, ठीक है। इसी से रिलेटेड जैसे बर्फ का पिघलना या गलना, ठीक है, इसी में आ जाएगा बर्फ का पिघलना या गलना, ठीक है। उसके बाद से कांच के गिलास का टूटना, ठीक है, कांच के गिलास का, ठीक है, कांच के गिलास, गिलास का टूटना, ठीक है। ये सब क्या है, भौतिक। एक ऊर्ध्वपातन, नैप्थेलिया का ऊर्ध्वपातन होता है, ये भी किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला कि जब कोयला, ठीक है, कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, ठीक है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा, दूध से, ठीक है, दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना। उसके बाद से लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। उसके बाद से इसमें और भी एग्जांपल होंगे, जैसे एलपीजी का दहन, ठीक है, एलपीजी का दहन भी हो जाएगा इसमें। और उसके बाद से इसमें जैसे लकड़ी, कोयला, ठीक है, पेपर, इन सभी को जलाने पे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम जब कभी भी किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उससे राख प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, धुआं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, पेपर, कागज, कागज, ठीक है, कागज को जलाना, ठीक है, जलाना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होंगे, हमारे भौतिक, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन होंगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें मैग्नीशियम तार का जलना, ठीक है, इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम तार का जलना, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तार का जलना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। अब इसमें से देख लेते हैं कि अब हमारे प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ये आप समझिए, दही का जमना या दूध से दही का बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा कि दही का जमना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग के पास रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, ठीक है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी दो प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे उसी से प्राप्त हो जा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो इस साइड में है इसको हम लोग LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHS, ठीक है। इसको RHS बोलते हैं, ठीक है, RHS बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग
क्रिया कारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया कारक भी बोलते हैं। क्रिया कारक भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिया कारक भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभिकारक हो गया, ये हमें उत्पाद, ये हमारा उत्पाद होता है, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये हमारा क्रियाफल होता है। क्या होता है? क्रियाफल भी होता है। ठीक है, इन सभी को, जैसे जो बाएं साइड है इसके ये सारे नाम हैं, ये जो दाएं साइड है ये इन सभी के नाम हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये जो तीर है, यह तीर जो है अभिक्रिया की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को बताता है? अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया की, ठीक है, दिशा को बताता है। ठीक है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ये जो तीर का निशान है ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अब एक और पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जो ये तीर का जो सिरा होता है, ठीक है, तीर का जो सिरा होता है, तीर का सिरा, ठीक है, तीर का सिरा, ठीक है, तीर का सिरा जो होता है वह उत्पाद को बताता है। ये किसको बताता है? उत्पाद को बताता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अभिकारक या उत्पाद दोनों तरफ धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक और वह उत्पाद के तरफ धनात्मक, ठीक है, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब जो तीर का जो सिरा होता है वह उत्पाद को बताता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे और भी ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑक्सीकरण, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण जो होता है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है? तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी परमाणु अणु या आयन, ठीक है, किसी परमाणु अणु या आयन से हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाना या पृथक हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीकरण की परिभाषा को समझ गए। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात कि जो ऑक्सीकरण या उपचयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये पहली बात। दूसरी बात ऑक्सीजन का संयोग होना, दूसरी बात। और इसमें क्या होता है? विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होता है? वृद्धि होता है। विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, पहली बात इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। दूसरी बात, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये गलत लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये ऑक्सीकरण में होता है। इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कि क्या होता है कि जब किसी, ठीक है, एक शॉर्ट तरीका मैं बताया था आपको याद करने के लिए, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी, ठीक है, हो तो उसे भी आप ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीकरण के बारे में आप समझ गए। इसमें देखिए कि हाइड्रोजन को
जलाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण की वजह से हाइड्रोजन जलता है, ठीक है। लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है? किसके वजह से होती है? ऑक्सीकरण की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन को जलाने की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? ऑक्सीकरण की वजह से होती है। और लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? ऑक्सीकरण उच्चयन या ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसी में आगे देखते हैं चौथे ऑप्शन को, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है? अपचयन, ठीक है। अपचयन, ठीक है। तो देखिए अपचयन, अपचयन क्या होता है? ठीक है, अपचयन, ठीक है, अपचयन, ठीक है। अपचयन या इसको अवकरण भी कहते हैं, अवकरण भी कहते हैं, ठीक है। या इसको इंग्लिश में रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें एक बात समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ग्रहण, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। अवकरण या उपचयन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है, ठीक है। इसमें ग्रहण करता है। अब आगे इसमें हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न हम लोग का आता है, अब देखिए यहां पे ध्यान देंगे हम लोग कि रासायनिक दृष्टि से जंग है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझते हैं रासायनिक दृष्टि से, ठीक है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से जंग है, ठीक है। तो जान लीजिए कि रासायनिक दृष्टि से जंग हमारा क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। हमारा आंसर क्या है? रासायनिक दृष्टि से जंग है क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कुछ और, ठीक है। तो देखिए सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा Na2, ठीक है, Na2S2O3 इंटू 5H2O, ठीक है। ये विशेष रूप से आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। Na2S2O3, ठीक है, 5H2, ठीक है। ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। सोडियम जो थायोसल्फेट होता है इसका हम लोग फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम करें सिल्वर क्लोराइड। अगला ऑप्शन क्या है? सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, AgCl, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। ये हमारा इसका सूत्र है। अब देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है इसका प्रयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, श्याम श्वेत, ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है श्याम श्वेत। अब जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है मुख्यतः इसका भी प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? किसमें? फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो आया है इससे रिलेटेड हम थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कि जो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड क्या है? सिल्वर हाइलाइड, क्या नाम है? सिल्वर हाइलाइड। तो ये है AgX, ठीक है। ये क्या है? सिल्वर हाइलाइड, क्या? सिल्वर हाइलाइड, ठीक है, हाइलाइट, ठीक है। तो इस यक्स का मतलब हाइलाइट होता है। इस यक्स का क्या मतलब होता है? क्लोरीन
ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन। एक और नया तत्व अभी खोजा गया था, ठीक है, एट ए टाइम, ठीक है। तो ये मुख्यतः हमारे क्या है, हैलोजन। अब यहाँ पे Ag जो X है, Ag X की जगह पे ये तीनों अलग अलग बार रख के तीन अलग अलग फार्मूले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हो जाता है। AgBr, ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है। AgI, ठीक है, ये होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। देखिए Ag जो I है ये कृत्रिम वर्षा के उपयोग में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में, किसमें, कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा किसमें, ये दोनों फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाते हैं, ग्राफी में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। अब ये हम सब हो गया। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे जिंक आया है, तो जिंक मतलब फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या होता है, ये जो फेरस होता है, जो लोहा होता है, उसका क्या नाम है, फेरस, ठीक है, फेरस। फिर लोहा को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, किससे, जो लोहा है, ठीक है, लोहा, ठीक है, लोहा, ठीक है, लोहा का सिंबल क्या होता है, Fe, क्या होता है, Fe, ठीक है। अब इसको, इस लोहा को आयरन भी कहा जाता है, इस्पात के नाम से भी जानते हैं, कई सारे नाम है, ठीक है, फेरस के नाम से भी जानते हैं, आयरन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये उसका क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोहा से जो रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लोहा के अयस्कों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि लोहा के जो अयस्क हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो जो लोहा का, ठीक है, लोहा के ये अयस्क, ठीक है, अयस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला अयस्क हमारे पास क्या है, हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट, ठीक है। दूसरा जो अयस्क है वो क्या है, मैग्नेटाइट, क्या है, मैग्नेटाइट। जो तीसरा हमारा है वह तीसरा क्या है, सीडेराइट, क्या है, सीडेराइट, क्या नाम है उसका, सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट। जो चौथा है हमारा ये क्या है, आयरन, ठीक है, आयरन पायराइट, ठीक है, आयरन पायराइट। जो पांचवा है, ठीक है, कैल्को, ठीक है, कैल्को पायराइट, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हेमाटाइट होता है इसका सूत्र होता है Fe2O3। इसका सूत्र क्या होता है, Fe2, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। मैग्नेटाइट जो होता है इसका सूत्र होता है Fe3O4, ठीक है। सीडेराइट जो होता है CuF। ये देखिए यहाँ पे ध्यान देना होता है, क्या ध्यान देना होता है कि ये बड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो ये सीडेराइट होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, FeCO3। तो ये देखिए यहाँ पे ये विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल लिया जाता है, ठीक है, FeCO3, ठीक है। जो आयरन पायराइट होता है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Fe2, ठीक है। और कैल्को जो पायराइट होता है इसका जो सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। ये हमारा कुछ लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। ये लोहे के जो अयस्क हैं इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, सीडेराइट का FeCO3 और आयरन पायराइट का FeS2, ठीक है। और कैल्को पायराइट का होगा CuFeS2, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे कुछ अयस्क हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसके कुछ यौगिक हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि फेरस ऑक्साइड जो होता है,
फेरस ऑक्साइड का प्रयोग हारा कांच के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हारा कांच के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड का। जो हमारा फेरिक यौगिक होता है वह जेवरात पालिश करने के काम में आता है। फेरिक यौगिक जो होता है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? जेवरात पालिश में काम आता है। उसके बाद से एक आता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग दवा बनाने में करते हैं। अब एक होता है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग रंग उद्योग में या स्याही के उद्योग में किया जाता है, ठीक है, इसमें किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न हाँ, तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है विकृत गंधिता। इस पे ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता। तो सबसे पहले कि पूछा है कि विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। तो विकृत गंधिता को रोकने का क्या क्या उपाय है? मतलब कि किसी भी भोजन को, किसी भी पदार्थ को खराब होने से, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ग्रोसरी के जो सामान होते हैं वो खराब ना हो, उपचयित ना हो, उनके स्वाद में परिवर्तन ना हो, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो दिया है प्रति आक्सीकारक मिलाकर, ठीक है, प्रति आक्सीकारक मिलाकर। तो ये मिलाकर है, क्या है यहाँ पे? मिलाकर है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, मिलाकर। तो प्रति आक्सीकारक मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज की, किसी भी पदार्थ का रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे सुरक्षित रख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ को, भोजन को हम लोग क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं, मतलब उसे सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, तो धूप नहीं लगने देते हैं। ये भी होगा, ठीक है, क्या होगा? ये भी विकृत गंधिका को रोकने का ये भी एक निवारण है, ठीक है। भोजन को फ्रिज में रखकर, मतलब भोजन उपचयित न हो, इसके लिए हम भोजन को ठंडे स्थानों पे या फ्रिज में रख के उसे सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो ये भी होगा विकृत गंधिका का रोकने का एक विधि, ठीक है। अब ऑप्शन बचा है उपरोक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन डी है, इस प्रश्न का उत्तर विकृत गंधिका को रोका जा सकता है तो आक्सीकारक लगाकर, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, अब भोजन को फ्रिज में रखकर बचाया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विकृत गंधिता के। जैसे आचार, ठीक है, आचार देखे होंगे घर पे, ठीक है, आचार, ठीक है, आचार पर, ठीक है, फफूंद पड़ जाता है, फफूंद, ठीक है, फफूंद मतलब कि फफूंद जो होता है, झिल्ली लग जाती है। देखे होंगे कि जब घर पे अचार, आम का अचार या मरचा वगैरह भरा जाता है तो इसमें क्या होते हैं, एक झिल्ली नुमा देखते हैं बन जाता है। तो वही उसी फफूंद को, फफूंद न लगे, खराब न हो, तो उसके लिए प्रति आक्सीकारक मिलाया जाता है। नमक वमक तेल वगैरह बढ़िया से लगा के रखा जाता है, ठीक है, और धूप दिखा के थोड़ा सा कि खराब न हो, ठीक है, अचार पर फफूंद का आना, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन निकालकर उसके स्थान पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है, चिप्स थैलियों में, मतलब आलू चिप्स, ठीक है, आलू चिप्स के, ठीक है, पैकेटों, ठीक है, पैकेटों में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। बात समझ में आया? तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पे देखेंगे कि अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर, हमारे शरीर में भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। कैसी अभिक्रिया है? भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का, ठीक है, पचना,
ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं योगात्मक और योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो योगात्मक होता है या संयोजन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, इसमें जो जुड़ना है, इसके लिए ये रिएक्शन हम लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं, मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो A+B जो है ये क्या बना दिया, ये भी एक उत्पाद बना दिया। तो ये इसका एक की पॉइंट है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, इससे रिलेटेड। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ऑक्सीजन का संयोजन करना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सभी के सभी ये जो पॉइंट दिए हुए थे, ठीक, जो भी ऑप्शन दिए थे सभी पॉइंट को समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे कि डीकंपोजिशन अभिक्रिया में अभिकारों को तोड़ने के लिए कौन कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। तो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जो वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है, वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। क्या होता है, टूटना, टूटना। ठीक है, टूटना। अब यहाँ पे हम लोग एक अभिकारक ले लेते हैं, ये जब दो या दो से अधिक उत्पाद में विखंडित हो जाता है तो यही क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया आपको समझ गया। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वियोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, उसके अभिकारकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए वियोजन अभिक्रिया। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया जो है, ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तापीय। ठीक है, तापीय या, ठीक है, उष्मीय। ठीक है, तापीय या उष्मीय। ठीक है, प्रकाशीय। ठीक है, उसके बाद से विद्युतीय। ठीक है, मतलब देखिए ये 3 प्रकार के हैं। तो तापीय या उष्मीय का मतलब क्या होगा, ताप या उष्मा की प्रेजेंस में अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, वह तापीय या उष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, वो क्या कहलाती है, हमारा प्रकाशीय कहलाती है। मतलब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, विद्युतीय का मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये सभी क्या है, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये सभी के सभी वियोजन। ठीक है, तापीय उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय। तो ये सभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक और इंपॉर्टेंट जो बात है उसको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है, अपघटन, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको समझ लीजिए। क्या है कि वियोजन जो अभिक्रिया होगी उसमें रिवर्सिबल होगा। ठीक है, आज जो अपघटन जो अभिक्रिया होगी इसमें अनुत्क्रमणीय होगा। मतलब जब क्या होगा, पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। इसमें अपघटन जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा कि पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। जो वियोजन वाली अभिक्रिया होगी इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है,
आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्न में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की बात कर रहा है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो होती है इसमें ये क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का, ठीक है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, ऊष्मा का उत्पन्न भी होती है, ठीक है। ये जो एक्सोथर्मिक, ये इसका इंग्लिश में क्या नाम है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का शाब्दिक अर्थ होगा, चाहे ग्रीक, ये जो एक्सोथर्मिक है ग्रीक शब्द में इसका मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके उदाहरण के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले कि जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण। उसके बाद से दूसरा जो एग्जांपल है श्वसन, ठीक है, श्वसन। तीसरा जो है प्राकृतिक गैस का, ठीक है, दहन, प्राकृतिक गैस का क्या हो रहा है, दहन, ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन। अब देखिए अगला जो है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। अगला क्या है, साग सब्जी का, ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर, ठीक है, विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, हमारे ऊष्माक्षेपी के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है, तो ऊष्माक्षेपी के उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण ये भी है, श्वसन भी है, प्राकृतिक गैसों का दहन ये भी है। अब ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ये नहीं है। ये पेट में भोजन का पचना, ये अपघटन, ये कैसा अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया, या इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से, इसकी प्रकृति उष्मा शोषी, ठीक है, ये अपघटन अभिक्रिया या उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का वो क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसी कल की क्लास में मैं डिस्कस किया था कि द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आज का प्रश्न देखिए वहीं से रिलेटेड है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे दोहरी विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब कह रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, जुड़ना। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, जुड़ना, ठीक है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना, ठीक है, जुड़ना। ये कैसे जुड़ेगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह योगात्मक, योगशील या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया एक ही बात है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, ये वियोजित होती है या टूट कर, ठीक है, क्या होती है, अलग अलग हो जाना, ठीक है, टूट कर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब एक अभिकारक मिलकर, ठीक है, एक अभिकारक विघटित होकर दो अलग अलग पदार्थों में क्या होती है, वियोजित हो जाती है, तो वह अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन या उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न, ऊष्मा का इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, ऊष्मा इसमें मुक्त होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, इस सभी ऑप्शन के बारे में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। तो
आज का क्लास, ठीक है, हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले मतलब क्वेश्चन पे आया जाएगा। ठीक है, तो मिला जाएगा अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर थोड़ा कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और देखिए, अगर कोई वीडियो में त्रुटि है तो उसके लिए थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में सजेशन अपना जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।